अनीशा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नियमों की समीक्षा के लिए शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, सामाजिक इंजीनियर्स की एक समिति गठित किया जाना चाहिए। अब ये केंद्र की जिम्मेदारी है। ये किस स्तर पर इसे लागू किया जाएगा, तमाम वो डिटेल्स हमें बताएं जो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कार्यान्वित होंगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें अपने व्यूअर्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मैं रोकूंगी ये आपको। कमेटी संजय के साथ एक सीनियर वकील हैं, क्या कह रहे हैं संजय? विनीत जिंदल मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले में याचिका दाखिल की है, रिट पिटीशन। विनीत, आज की ये याचिका, आज का कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितना सारे लोगों को रिलैक्स देने? बिल्कुल, आज जो सर्वोच्च न्यायालय में जो आर्गुमेंट हुई उसमें माना गया है कि जो ना रेगुलेशंस आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इम्प्लीकेशन जो बहुत खराब हो सकते हैं, और जो हम समानता की बात लगातार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बांटने की बात इस रेगुलेशंस में सामने है। 3C जो कि जातिगत भेदभाव को बताता है, उसको लेकर बहुत कंसर्न सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा आर्गुमेंट भी था कि जब 3B 3E की बात कर दी गई है तो वहाँ 3C की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ आज माना है कि 3C की जरूरत नहीं थी और पूरा रेगुलेशन जो है वो स्टे कर दिया है। 3E को लेकर भी चर्चा हुई? जी बिल्कुल, 3E को लेकर चर्चा कि जब वहां पे कास्ट ग्रिड और इसकी बात कर दी गई थी तो उसके बाद ये 3C को डालने की जरूरत नहीं थी। इसको लेकर जरूर बात हुई। साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से एक सजेशन भी आया कि क्यों नहीं कुछ लीगल एलिमेंट्स को लेकर एक कमेटी बनाई जाए और इसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए, और इसी को लेकर उन्होंने आज स्टे कर दिया है और नए रूल रेगुलेशंस की बात जो है वो दोबारा से, मुझे लगता है 2012 का जो नियम है वो लागू रहेगा फर्दर ऑर्डर तक। तो 2012 का नियम किस तरह से अभी के नियम से अलग है? देखिए, 2012 का जो नियम था उसके अंदर पनिशमेंट थी, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन जो SC ST की बात जो यहाँ आई थी वो नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। अब 2012 का जो पुराना वाला जो रूल रेगुलेशंस थे वो चालू रहेंगे, और ये जो है जो नए रूल्स हैं उनको स्टे कर दिया गया है। अब 19 मार्च की डेट है, उससे पहले जो सेंटर है उसने जवाब के लिए 2012 के रेगुलेशन में किसी भी तरह के भेदभाव की बात थी या SC ST को उसमें प्रोटेक्शन मिला हुआ था? देखिए, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसे रूल नहीं थे, जिसकी गैप को भरने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये चीज आई थी। और लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिटी दिखाई गई वो कुछ पर्टिकुलरली कास्ट की तरफ ज्यादा दिखाई गई है, उसी को लेकर यहाँ पे जो है वो कंसर्न दिखाया गया है। आपका धन्यवाद। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। अब 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तब ये सारे पक्षकार, सरकार और UGC इस पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। अनीशा भी जुड़ी हुई। अनीशा, मैं आपसे डिटेल चाह रही थी कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन की है उन्हें लागू किया जाएगा, और खास तौर पर जो उन्होंने टिप्पणी की है कमेटी के गठन को लेकर। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक कमेटी का अगर गठन किया जाए तो सही रहेगा। सरकार से उन्होंने जवाब मांगा इस मुद्दे पर। याद रखिएगा, कमेटी के गठन के आदेश नहीं दिए हैं कोर्ट ने। सरकार को कहा है कि आप ये देख सकते हैं कि किसी एक एमिनेंट स्कॉलर जो विज्ञानविद हैं, जो एक जूरिस्ट हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो भारत में किस तरह से कास्ट के मुद्दे पर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कोई जानकार हैं, उनको लाकर आप कमेटी बिठाइए, ताकि जो इस नए रेगुलेशन में जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, जिन पर सवाल उठाया जा रहा है कि इनकी वजह से सेग्रीगेशन यानी भेदभाव और बढ़ेगा, इनका कोई गलत इस्तेमाल किया जाएगा, इनको किसी गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा, वो जो जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दिया जा सके। कोर्ट ने इनफैक्ट ये कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया हमें ये लग रहा है कि नए रूल जो है ये थोड़े वेग हैं, थोड़े अनडिफाइंड है, यानी कि इनका जो मतलब है उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फिलहाल ये 2026 की जो रेगुलेशंस हैं उन पर रोक लगा दी है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर। और 2012 की जो पुरानी जो रूल्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी फिलहाल के लिए वही रूल्स लागू रहेंगे। हालांकि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जिन्होंने रोहित वेमुला और पायल ताड़वी की माताओं की तरफ से याचिका जो 2019 में डाली थी, जिसके चलते ये नए रूल्स बनाए गए थे, इंदिरा जयसिंह का ये कहना था कि कोर्ट के आदेशों पर ये नए रूल बनाए जा रहे हैं, कोर्ट के आदेशों पर रूल्स को चेंज करने की बात हुई थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 2012 के जो रूल्स हैं वो काफी नहीं है, उनके चलते भी बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जो नीची जाति के लोग हैं, जो अनीशा, ये जो भाषा को डिफाइन करने वाली बात है, कौन सी वो चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा वेग है? जी देखिए, UGC का जो रेगुलेशंस हैं
उसमें तीन तरह के प्रावधान है जो संजय जी भी अभी बात कर रहे थे। सेक्शन 3C, सेक्शन 3E में जिस तरह से एक तरफ आपने ये डिफाइन किया है कि जाति, धर्म, भाषा, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। दूसरी तरफ आप खास तौर से जाति ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो SC, ST, OBC के कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ हो रहा है। तो उस पर ये सवाल उठा था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में भी ये सवाल किए थे कि अगर कोई नीची जाति का बच्चा है और या कोई ऊंची जाति का बच्चा है जो नीची जाति के बच्चे के खिलाफ कुछ बोलता है, या फिर दो बच्चे जो हैं दोनों ही जो पिछड़े वर्ग के हैं लेकिन एक ग्रुप ए कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट का है, यानी कि जो थोड़े इकोनॉमिकली बेहतर माने जाते हैं, और दूसरा ग्रुप बी की कैटेगरी का है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर साउथ इंडिया का या नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा है जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर आपने ये कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है SC, ST, OBC बच्चे की कैटेगरी के खिलाफ होती है। बिल्कुल, लौटूंगी मैं आपके पास। संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जो केंद्र को डायरेक्शंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या उनकी कोई समय सीमा भी तय की गई है? और जो भाषा को डिफाइन करने वाली बात कही गई है वो भी क्या केंद्र पर लागू होती है? देखिए, बिल्कुल, अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप दोबारा से जो भाषा है इसको देखिए, तो ये सारी चीजें जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जरूर देखी जाएंगी। और उसमें एक और चीज है कि UGC की जो कमेटी के गठन को लेकर जो है SOPs आनी है, वो SOPs एक बार फिर से रिकंसल्टेड किया जाएगा छात्र संगठनों के साथ, शिक्षाविदों के साथ और साथ ही साथ अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन के बाद जो है नई SOPs आएंगी जो फिर से कोर्ट के अंदर जाएंगे। और तब तक के लिए कोर्ट ने जो है जो नई गाइडलाइन थी उसके ऊपर जो है वो स्टे दे दिया है, यानी 2012 की जो गाइडलाइन है उसी के ऊपर जो है अभी भी जो है वो होगा। लौटूंगी मैं आपके पास, बड़ी चीज सीधे संजय शर्मा के पास आपको ले चलेंगे। रहा तो इंदिरा जयसिंह ने भी ये बताया, तो इसमें सबसे बड़ी चीज आज के उसमें आउटकम क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इन सारी बातों का जो सार है वो ये है कि जो नए UGC के नियम है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगा दी है, उसको एबियंस में रख दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन रखा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक जब तक अब ये मामला फाइनली सुन नहीं लिया जाता है, जो पूर्व के UGC रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। वो 2012 के रेगुलेशन किस तरह से इससे अलग हैं? नहीं, 2012 के रेगुलेशन इस रेगुलेशन से एकदम भिन्न है। इस रेगुलेशन में जिस तरह से HEI कमेटी बनाई गई है, जिस तरह से उनको पावर दी गई है कि वो पुलिस को कोई भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया है, ये सब बहुत एक मेजर डिफरेंसेस हैं वर्किंग में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, दोनों रेगुलेशंस के। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका यह मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। तो अगर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी तो मुझे लगता है जो समानता का हम लोगों का विजन है वो सबके लिए लागू। एक्सपर्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आएगी, UGC लेकर आएगी कि हम क्या करने वाले हैं 19 मार्च? अब ये बात तो 19 मार्च को पता चलेगी कि क्या कैसे आगे मामला बढ़ता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो मौजूदा बात है वो ये है कि इंटरिम रिलीफ इस रेगुलेशन को स्टे करने के माध्यम से मिली है, यानी अंतरिम रिलीफ मिल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज अंतरिम भी रिलीफ मिल जाए तो आगे उससे याचिकाकर्ताओं को काफी सहूलियत हो जाती है। कोर्ट का ये ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई अंतरिम रिलीफ है तो जब तक वो पूरी तरह से नतीजे पर ना पहुंच जाए, निर्णय पर ना पहुंच जाए, तब तक वो रिलीफ जारी रहती है। फिलहाल याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है, उन्होंने राहत की सांस ली है और 19 मार्च का इंतजार है जब केंद्र सरकार और UGC अपने कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसकी रूपरेखा लेकर वहां कोर्ट के सामने आएगी और 19 मार्च को यह मामला एक अलग दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है।